उसकी दोस्तियां सदर और वजीर आजम के लेवल पर थीं, लेकिन वो मारा गया। परवेज मुशर्रफ ने उसके घर की छत पर पतंग उड़ाई थी और साबिक वजीर आजम ज़फ़रुल्लाह खान जमाली उसके ज़ाती दोस्तों में से थे, लेकिन वो मारा गया। वो पंजाब का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन था जिससे सब डरते थे, लेकिन वो मारा गया। मौत उसे इंग्लैंड से खींचकर दुबई ले आई थी और दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल न किया जा सके, इसलिए उसने दुबई में कर्ज ले रखा था, लेकिन फिर भी न सिर्फ पाकिस्तान पहुंचा बल्कि वो मारा भी गया। कहते हैं उसका कर्ज उसके दुश्मनों ने अदा किया ताकि उसे पाकिस्तान लाया जा सके, और पाकिस्तान में उसकी मौत को पहले ही स्टेज कर लिया गया था, मुबैना पुलिस मुकाबले का स्टेज, जो पंजाब में बहुत आम है। आज के इस क्राइम थ्रिलर प्रोग्राम में मैं आपके सामने तीफी बट से मुताल्लिक वो इन्फॉर्मेशन रखूंगा जो अभी तक नेशनल मीडिया में आपको कहीं नजर नहीं आई होगी। मैं आपको बताऊंगा कि परवेज मुशर्रफ उसके घर की छत पर कब पहुंचे, उसके पंजाब से लेकर सिंध तक किन सियासी जमातों में रवाबित थे। तीफी बट के क्राइम पार्टनर और कज़न गोगी बट ने अपनी मफरूरी के दिन कराची में किस सियासतदान के घर में गुजारे थे। अमीर बालाश टीपू ट्रकांवाला के कत्ल के कितने घंटों के बाद तीफी बट मुल्क से फरार हो गया था, और लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन तीफी बट और कराची के अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान में क्या मुमासलत थी, और कैसे परदादा से लेकर पड़पोते तक कत्ल हुए और 3 नस्लों के कत्ल का इल्ज़ाम एक ही शख्स पर आया, तीफी बट पर। लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। कहानी को अगर 75 साल पहले से शुरू करूं तो बताने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अहम ज़रूर है, और वो है एक कत्ल, नत्थू पहलवान का कत्ल, जो 1950 में हुआ था। नत्थू पहलवान सिर्फ नाम का पहलवान नहीं था, वो वाकई पहलवान था, और उसका लाहौर के इलाके शाह आलमी में एक अखाड़ा भी था जहां वो पहलवानी के शौकीन नौजवानों को इसके गुर सिखाता था। नत्थू पहलवान का उस वक्त के लाहौर में एक नाम था, लेकिन फिर हिंदुस्तान की तकसीम के नतीजे में इंडिया से आने वाले एक पहलवान जिसका नाम ओछा था, उसने नत्थू पहलवान को चैलेंज कर दिया, और यहाँ से दोनों के दरमियान एक जंग शुरू हो गई। और एक रोज़ इस जंग में नत्थू पहलवान ओछा पहलवान के हाथों मारा गया, और ये था इस कहानी में पहला कत्ल। ओछा पहलवान गिरफ्तार होकर जेल चला गया, और जेल से बाहर नत्थू पहलवान के बेटे इकबाल और बिल्ला पहलवान ने अपने बाप की जगह संभाल ली। बिल्ला पहलवान ने अखाड़े के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का धंधा भी शुरू कर दिया, और यहाँ भी कुछ ऐसे दाव पेच मारे कि कुछ ही दिनों में बिल्ला पहलवान बिल्ला ट्रकांवाला के नाम से जाना जाने लगा। मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते थे कि बिल्ला पहलवान के अखाड़े पर मनशियात का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ इस्तेमाल नहीं, वहाँ से मनशियात खरीदी भी जा सकती थी, और ऐसे ही कुछ और काम भी इस अखाड़े से मंसूब थे। और कहते हैं ना, जब ऊँट पाला जाए तो दरवाज़ा तो ऊँचा रखना ही पड़ता है, तो बिल्ला ट्रकांवाला ने भी पुलिस की मदद से दरवाज़ा ऊँचा रखा हुआ था। हर तरह का धंधा ज़ोरों पर था और बहुत पैसा बरस रहा था। लेकिन इन्हीं दिनों इस कहानी में 2 नए किरदारों की एंट्री हो गई, हनीफ उर्फ हनीफू और शफीक उर्फ बाबा। 2 सगे भाई, सियालकोटी और जुर्म के रास्ते के पुराने राही, कई मुकदमात में इश्तिहारी और किराए के कातिल भी। यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा टच मिर्ज़ापुर वाला भी है, ब्लॉकबस्टर इंडियन वेब सीरीज मिर्ज़ापुर। थोड़ी देर के लिए बिल्ला पहलवान को मिर्ज़ापुर वाला कालीन भैया समझ लीजिए। हमारे लिए काम करोगे? तो जैसे कालीन भैया को बबलू पंडित और गुड्डू पंडित में टैलेंट नजर आया था, इसी तरह बिल्ला पहलवान को भी हनीफ उर्फ हनीफू और शफीक उर्फ बाबा में टैलेंट दिख गया। उसे ये दोनों भाई अपने धंधे के लिए चंगे मुंडे लगे, और उसने दोनों को अपने पास मुलाजिम रख लिया। लेकिन जिस तरह मिर्ज़ापुर में कालीन भैया को नहीं पता था कि गुड्डू पंडित आगे जाकर उनके साथ क्या करेगा, इसी तरह बिल्ला पहलवान को भी हनीफू और बाबा का कोई अंदाज़ा नहीं था। मिर्ज़ापुर में गुड्डू पंडित और बबलू पंडित की कालीन भैया के बेटे मुन्ना भैया से शुरू में ही दुश्मनी हो गई थी, लेकिन यहाँ इसके उलट हुआ। हनीफू और बाबा की बिल्ला पहलवान के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू से दोस्ती हो गई।
और ये दोस्ती इतनी बढ़ी कि तीनों क्राइम पार्टनर बन गए और फिर एक क्राइम उनके गले पड़ गया। ये एक लड़की के अगवा और कत्ल की वारदात थी, एक ऐसी वारदात जिसके बाद लाहौर में अंडरवर्ल्ड की खूनी तारीख लिखी गई। लेकिन उस कत्ल का अंडरवर्ल्ड से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। हुआ कुछ यूं कि पुलिस ने हनीफू, बाबा और बिल्ला ट्रकावाला के बेटे टीपू को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ बिल्ला ट्रकावाला ने एक गलती कर दी। बेटे को छुड़ाने के लिए उसने पुलिस वालों का पेट मुंह तक भर दिया। और चूंकि टीपू का उस वक्त तक कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया और सारा मलबा हनीफू और बाबा पर डाल दिया गया। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसने पुलिस को उन दोनों को पार लगाने के लिए सुपारी भी दी। लेकिन एक तरफ ये काम उस वक्त हो नहीं सका और दूसरी तरफ हनीफू और बाबा को इसकी खबर मिल गई। ये कुछ अरसे जेल में रहे और फिर जमानत पर बाहर आ गए। लेकिन अब वो बिल्ला पहलवान के आदमी नहीं रहे थे और उन्हें तलाश थी एक ऐसे हाथ की जो उनके सर पर आ जाए। और इसी कोशिश में वो गवाल मंडी पहुंच गए। गवाल मंडी लाहौर का वो इलाका जिसकी शोहरत की एक वजह मियाँ नवाज शरीफ हैं तो दूसरी ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी। एक अपर वर्ल्ड का डॉन बना तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का डॉन। और इससे आगे की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन की है। हनीफू और बाबा को तीफी की छतरी मिल गई और अब वो बिल्ला ट्रकावाला से बदला लेना चाहते थे। वो थे तो क्रिमिनल, लेकिन उन्हें गुस्सा था कि उन्हें एक ऐसे केस में मुलव्विस किया गया जिसमें सारा कसूर टीपू का था। और फिर उन्हें यह भी पता चल चुका था कि बिल्ला ने उन्हें पुलिस से मरवाने की कोशिश की थी। यही अक्टूबर का महीना था और साल था 1994, जब एक रोज सुबह सुबह बिल्ला पहलवान अपने डेरे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि हनीफू और बाबा वहां पहुंच गए। उनका तीसरा साथी वहीद और वहीदी भी उनके साथ था। उन्होंने बिल्ला पहलवान पर फायरिंग कर दी। बिल्ला पहलवान शदीद जख्मी हुआ और फिर जख्मों की ताप ना लाते हुए उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस कहानी में दूसरा कत्ल, नत्थू पहलवान के बेटे बिल्ला पहलवान का कत्ल, और यहीं से खिंची अंडरवर्ल्ड के दो ग्रोहों में दुश्मनी की एक ऐसी लकीर जिसने अगले 30 सालों में कई अफराद को ज़मीन के नीचे और कई को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और आज 30 साल बाद भी बिल्ला पहलवान का पोता तीफी को ही इसका जिम्मेदार समझता है। तकरीबन अरसा 30 साल से मेरी फैमिली ये चीज फेस कर रही है। ब्लडशेड, खून रेजी, खून बहता, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1994 अक्टूबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन्होंने मेरे दादा मरहूम को कत्ल करवाया। किसने? तीफी ने। किन से? इश्तिहारियों से। कौन थे वो इश्तिहारी? कौन था जिन्होंने उनको असलहा प्रोवाइड किया? कौन था जिसने उनको गाड़ी प्रोवाइड की? कौन था जिसने उनको 2 दिन पहले बिठा के अपने घर में प्रॉपर रैकी दी और इस चीज को आर्किटेक्ट किया? तीफी बट उसका नाम है जिसने सब किया। अगर आप इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं, आज भी कोट लखपत जेल में वहीद और वहीदिया नामी मुलजिम मौजूद है और आप जाके उससे तस्दीक कर सकते हैं किसने इन सबको ये चीजें प्रोवाइड की और उन्हें कहा कि अटैक करो, बिल्ला पहलवान को मारो। अमीर मुसब के बाप और बिल्ला पहलवान के बेटे टीपू ट्रकावाला को अपने पुराने दोस्तों हनीफू और बाबा से इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उसके बाप को ही कत्ल कर देंगे। अब वो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता था, लेकिन हनीफू और बाबा अब तीफी के आदमी थे और उन पर हाथ डालना बराह रास्त तीफी से पंगा लेने के मुतरादिफ था। और जो बात अमीर मुसब आज कह रहा है, टीपू ट्रकावाला को इसका शक 1994 में भी था और पुलिस में मौजूद उसके मुखबिरों ने उसे ऐसी कहानियां भी सुनाई जिनसे उसका शक यकीन में बदल गया। बिल्ला पहलवान के कत्ल का मुकदमा बिल्ला पहलवान के साले भाई पहलवान की मुद्दईयत में दर्ज हुआ था और अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि 1995 में महमूदुर रहमान और भाई पहलवान पर हमला हुआ। वहीद उर्फ वहीदी और दीगर मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग से 7 अफराद मारे गए, लेकिन भाई पहलवान महफूज रहे। और अब अगला टारगेट था टीपू ट्रकावाला। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हमले की मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी थी। टीपू को मजंग के एक अस्पताल में कत्ल करना था, जहां टीपू की वालदा यानी बिल्ला ट्रकावाला की बीवी जेर इलाज थी। टीपू अस्पताल में अपनी मां से मिलने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि एक फ़ोन आ गया। ये फ़ोन किसका था
ये ज़रा तीफी भट्ट की ज़ुबानी सुन लेते हैं। एक बंदा मुझे एक दिन फोन करके कह रहा है कि भट्ट साहब ये आज टीपू को कत्ल कर रहे हैं। टीपू की वालदा मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल मुझे अब नाम याद नहीं है, वो मजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। उधर ये आज उन्होंने टीपू पे अटैक करना है। मेरा टीपू के साथ वास्ता नहीं था कोई। अहमद चद्दर साहब जो टीपू के अंकल थे, पहले ट्रका वाले के भाई बने हुए थे, तलक था उनका, तलक था, मेरा भी उनका सलाम दुआ। मैंने अहमद चद्दर साहब को फोन किया कि आज टीपू ने हॉस्पिटल मजंग जाना है अपनी वालदा की खबर लेने के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बचा लें, इसको उधर आज ना जाने। उन्होंने चद्दर साहब ने टीपू को बोला, टीपू को रोक दिया कि तुम्हें आज अपनी वालदा की खबर लेने मजंग हॉस्पिटल में नहीं जाना। मुमकिन है तीफी भट्ट ठीक कह रहा हो और वाकई उसने उस दिन टीपू ट्रका वाला की जान बचाई भी हो, लेकिन टीपू ने उसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं किया और वही दाव खेला जो उसके बाप ने खेला था। टीपू ने पुलिस में ऐसे अफसरान से दोस्तियां बढ़ाना शुरू कर दी जो पैसे लेकर कुछ भी कर सकते थे। वो हनीफू और बाबा को पुलिस मुकाबले में पार लगाना चाहता था और उन्हीं दिनों उसने ये ऐलान भी किया कि जिस दिन पुलिस ने हनीफू और बाबा को पुलिस मुकाबले में मार दिया, वो लाहौर पुलिस चीफ को सोने का ताज पहनाएगा। और फिर एक दिन वो हो भी गया जिसकी ख्वाहिश टीपू ने की थी। हनीफू और बाबा एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए और उस रोज़ लाहौर के अंडरवर्ल्ड में एक ही कहानी गर्दिश कर रही थी कि टीपू ने पुलिस को पैसे देकर दोनों को जाली पुलिस मुकाबले में पार लगा दिया है। टीपू ट्रका वाला हनीफू और बाबा के बाद अगर किसी को अपने बाप के कत्ल का जिम्मेदार समझता था तो वो तीफी था। और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उसे ये इत्तला भी मिल चुकी थी कि बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल के बाद तीफी ने दुबई में हनीफू और बाबा से मुलाकात की थी। टीपू ने कई बार तीफी और उसके कज़न गोगी भट्ट को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सका। और इसी तरह तीफी और गोगी भी टीपू की जान लेने की कोशिश करते रहे और इस गैंग वॉर में कई जानें ज़ाया हुई। और ऐसा ही एक वाक़या 26 मई 2003 को पेश आया। वो सिर्फ 2 अफराद थे जो लाहौर में चौबरजी के इलाके में वाक़ एक सड़क पर मौजूद थे। उनके किसी अंदाज से ये नहीं लग रहा था कि उनके इरादे ख़तरनाक नहीं, इंतहाई ख़तरनाक है। उन्हें किसी का इंतज़ार था और जैसे ही उन्हें सामने अदालत की तरफ से 2 कारें आती नज़र आईं, वो अलर्ट हो गए। कारों के करीब आते ही उन्होंने उन दोनों कारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग इतनी शदीद थी कि कारों में सवार अफराद को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो कारों से उतरकर महफूज जगह की तलाश में भागे, लेकिन हमला आवर उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाते रहे। यह असल में टीपू ट्रका वाला और उसके 9 साथी थे। गोली टीपू ट्रका वाला को भी लगी और वो जख्मी हालत में करीब ही एक इमारत में पनाह लेने में कामयाब हो गया। वो हमला आवरों का असल टारगेट था। वो उसे निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान टीपू के 2 गनमैनों ने भी पोजीशन संभाल ली और उनकी जवाबी फायरिंग ने हमला आवरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था और इसी दौरान हमला आवरों ने वहां से गुजरने वाली एक कार को रोका और उसके ड्राइवर को बाहर खींच लिया। ये एडवोकेट अब्दुल रज़ाक थे। हमला आवर उनकी कार में बैठे और वहां से बासानी फरार हो गए। बाद में ये कार 20 किलोमीटर दूर शफीकाबाद से मिली। इस वाक़े में टीपू ट्रका वाला के 3 गार्ड्स मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि उसका एक दोस्त नज़र शाह और एक टैक्सी ड्राइवर भी इस हमले में मारे गए। टीपू खुद भी और उसके 4 दीगर गार्ड्स भी इस हमले में शदीद जख्मी हुए और ये तीफी भट्ट और ट्रका वाला गैंग के दरमियान जारी गैंग वॉर की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी। टीपू इस हमले में बच तो गया, लेकिन अब उसने फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दी। वो अपने बच्चों को इस गैंग वॉर से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी फैमिली को दुबई शिफ्ट कर दिया। वो खुद भी दुबई में रहने लगा, लेकिन कारोबार और गैंग चलाने के लिए उसका लाहौर आना जाना लगा रहता था। टीपू उन लोगों में से था जो खुद वार करने की बजाय पुलिस के जरिए काम उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीपू की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थीं और दूसरी तरफ तीफी भट्ट को उरूज मिलता जा रहा था। यह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था। टीपू पर हमले को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे
और दोनों जानिब से छोटी मोटी मौसीकी तो चलती रहती थी, लेकिन कोई बड़ा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था। उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने पर काम कर रहे थे और 2005 में लाहौर में बसंत को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया गया। वो 5 फरवरी हफ्ते की शाम थी। लाहौर का आसमान हज़ारों रंग बिरंगी पतंगों से ढका हुआ था। एक तरफ ढोल ताशों का शोर था तो दूसरी तरफ बो काटा की आवाज़ें आ रही थीं। उस शाम लाहौर की कोई छत ऐसी नहीं थी जहां से पतंग ना उड़ाई गई हो, और एक ऐसी ही छत पर परवेज़ मुशर्रफ अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मौजूद थे, और ये छत थी तीफी बट की। बात सिर्फ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की नहीं थी। मुशर्रफ दौर में ही वज़ीर आज़म बनाए गए मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली से भी तीफी बट की अच्छी दोस्ती थी, और इन्हीं दोस्तियों ने कभी पुलिस को तीफी पर हाथ नहीं डालने दिया। पर हकीकत तो यह है कि दर्जनों मुकदमात के बावजूद तीफी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार ही गिरफ्तार हुई, और दूसरी गिरफ्तारी का अंजाम एक पुलिस मुकाबले पर हुआ। पुलिस मुकाबले की इस कहानी पर आने से पहले मैं आपको इस गिरफ्तारी की वजह बताना चाहूँगा, और उससे भी पहले ये बताऊंगा कि 2003 के हमले में बच जाने वाला टीपू ट्रकावाला कब कत्ल हुआ। ये जनवरी 2010 की बात है। टीपू ट्रकावाला दुबई में अपनी फैमिली से मिलने के बाद PIA की फ़्लाइट से लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। वो जहाज़ से उतरकर जैसे ही एयरपोर्ट की पार्किंग में पहुंचा, एक शख्स खुर्रम एजाज बट ने टीपू पर फायरिंग कर दी। टीपू को कई गोलियां लगीं। वो शदीद ज़ख्मी हुआ। उसे ज़ख्मी हालत में मेयो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चंद दिन ज़ेर इलाज रहने के बाद टीपू इंतकाल कर गया। और इस तरह नत्थू पहलवान के ख़ानदान की तीसरी नस्ल भी मारी गई। टीपू ट्रकावाला के कत्ल का इल्ज़ाम भी तीफी बट और गोगी बट पर लगा, और उसकी वजह थी हमला आवर खुर्रम एजाज बट और तीफी बट का ताल्लुक। खुर्रम एजाज बट को असले समेत मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे मई 2011 में लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इस केस में सजाए मौत सुना दी। टीपू के कत्ल के बाद टीपू की फैमिली वापस पाकिस्तान आ गई, और टीपू के बड़े बेटे अमीर बालाज ट्रकावाला ने अपने बाप की गद्दी संभाल ली। लेकिन बालाज कुछ मुख्तलिफ इंसान था। वो नस्ल दर नस्ल चली आ रही इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारे। वो चाहता था कि उसके बच्चे इस खूनी खेल से महफूज रहें। सिंपल सी सादा जिंदगी गुजारना चाहूँगा एक आम इंसान की तरह। मेरा भी दिल करता है मैं मेरे माशाल्लाह 2 छोटे बेटे हैं, उनके साथ घूमूँ, उनके साथ बाहर जाऊँ, बाहर आऊँ। मेरा भी दिल करता है मैं भी जाके किसी और एरिया में सेटल होकर अच्छी लाइफ, बड़े घरों में शाहाना ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा कभी भी दिल नहीं करता मैं इस तरह एक जगह पे मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे बाहर जाके पढ़ें, अच्छी स्कूलिंग हासिल करें। लेकिन मजबूरी हालातों की वजह से मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूँगा तो दुश्मनी, बाप दादा को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने आने वाली नस्लों को कभी दे के भी नहीं जाऊँगा। और इस मकसद के लिए उसने तीफी से मुतादिद मौक़ों पर सुलह करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें हमेशा नाकाम बनाई जाती रहीं, ख़ास तौर पर उन लोगों की जानिब से जिनके प्यारे इस गैंग वॉर में मारे गए थे। वो सिर्फ बदला चाहते थे। अमीर बलाज एक पढ़ा लिखा नौजवान था और वो गैंग लीडर की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता था, लेकिन विरासत में मिली दुश्मनी से जान भी नहीं छुड़ा पा रहा था। ये वो दौर था जब इमरान खान का शहर नौजवानों के सर चढ़कर बोल रहा था, और ऐसे में ही 2013 के इलेक्शन से पहले अमीर बालाज ने भी PTI ज्वाइन कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीर बालाज को PTI में शमूलियत की दावत इमरान खान ने खुद फ़ोन कॉल करके दी थी। अमीर बालाज के PTI ज्वाइन करने की एक वजह तीफी बट और गोगी बट भी थे। ये दोनों पुराने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर थे, और अमीर बालाज उस कश्ती में सवार नहीं होना चाहता था जहां उसके ख़ानदानी दुश्मन भी थे। अमीर बालाज ने 2013 में लाहौर में PTI की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, और इस दौरान उनके हमजा शहबाज से ताल्लुकात ख़राब भी हुए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमजा शहबाज उन्हें PTI में शमूलियत से रोकना चाहते थे, और इस मकसद के लिए उनसे मुलाकात करने उनके डेरे की तरफ रवाना भी हो गए थे, और रास्ते से उन्होंने अमीर बालाज को मुतादिद कॉल्स की, लेकिन अमीर बालाज ने हमजा शहबाज की कॉल्स अटेंड नहीं की और ना ही हमजा शहबाज से मुलाकात की। अमीर बालाज के मजबूत रवैये की वजह से लाहौर में गैंग वॉर में
काफ़ी कमी आ गई थी और अगले 10 सालों में लाहौर में इन दोनों गैंग्स के दरमियान कोई काबिल ज़िक्र वॉर नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। 2017 में अमीर बालाज को 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया और दूसरी गिरफ्तारी पहली रिहाई के फौरी बाद ही दूसरे ही दिन गुंडा एक्ट के तहत हुई और उन्हें कोट लखपत जेल भेज दिया गया। वही कोट लखपत जेल जहां बालाज के वालिद और दादा के कातिल भी कैद थे। अमीर बालाज के नज़दीक ये सब प्री प्लान था और मकसद निहायत वाज़ेह था, लेकिन उस वक्त उनकी जान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने बचाई, जो अमीर बालाज के अजीज़ भी थे। और चंद ही घंटों बाद अमीर बालाज को कोट लखपत जेल से कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। अमीर बालाज की जान लेने की कोशिशें जारी रहीं और 2023 में सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से अमीर बालाज कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर भी रहे और जब मुल्क वापस भी आए तो उन्होंने अपनी मूवमेंट्स को बहुत महदूद किया हुआ था। वो कहीं भी आने जाने से गुरेज करते थे। लेकिन 18 फरवरी 2024 की रात वो चौहंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच ही गए और ये तकरीब उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब साबित हुई। उसने अमीर बालाज के साथ सेल्फी लेने के लिए कई बार करीब आने की कोशिश की, लेकिन अमीर बालाज के गार्ड ने हर बार उसे रोक दिया। लेकिन जब अमीर बालाज शादी की तकरीब से रवाना होने लगे तो वो सेल्फी लेने के बहाने करीब आया और अमीर बालाज पर फायरिंग कर दी। अमीर बालाज को सीने पर 4 गोलियां लगी। उसे फौरी तौर पर जिना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सका। उधर हमला आवर मौके पर ही अमीर बालाज के गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मारा गया और ये कोई और नहीं मुजफ्फर हुसैन था, तीफी बट का मालिशिया। लेकिन तीफी बट के मालिशिया को ये कैसे पता चला कि अमीर बालाज, जो इन दिनों सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से कहीं आता जाता ही नहीं था, उस रोज़ इस शादी की तकरीब में ज़रूर पहुंचेगा? ये वो सवाल था जिसका जवाब लाहौर पुलिस के पास नहीं था और जो जवाब दे सकता था, यानी मुजफ्फर हुसैन मालिशिया, वो अमीर बालाज के मुहाफिजों की फायरिंग से मारा जा चुका था। लेकिन जवाब तो तलाश करना था और तफ्तीश के दौरान इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि दोस्ती पर से एतबार उठ जाए। जी हाँ, अमीर बालाज 18 फरवरी को चौहंग में होने वाली शादी की तकरीब में शिरकत करेगा। कातिलों को ये इत्ला अमीर बालाज के करीबी दोस्त एहसन शाह ने दी थी। एहसन शाह जो खुद इस शादी में शरीक नहीं था बल्कि उम्रे पर गया हुआ था। एहसन शाह ने कातिलों को सिर्फ यही नहीं बताया कि अमीर बालाज शादी में ज़रूर शरीक होगा, बल्कि जिस वक्त अमीर बालाज शादी में शिरकत के लिए रवाना हुआ तो वो उस वक्त भी अमीर बालाज और कातिलों से राब्ते में था और उसने कातिलों को ये भी बताया कि अमीर बालाज ने उस रोज़ ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं पहनी और ना ही उसके पास कोई बड़ा असला है। दोस्त ना रहा। एहसन शाह को उम्रे से वापसी पर 28 फरवरी 2024 को अमीर बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश के दौरान एहसन शाह ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और फिर वही हुआ जिसके लिए पंजाब पुलिस मशहूर है, मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस की कहानी के मुताबिक 23 अगस्त 2024 को एहसन शाह को जेल से निकालकर सीसीडी पुलिस अपने हमरा शाद बाग ले जा रही थी कि उसके साथियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और फायरिंग के तबादले में एहसन शाह अपने साथियों की फायरिंग से ही मारा गया। खस कम जहां पाक। इधर नत्थू पहलवान की चौथी नस्ल अमीर बालाज को 18 फरवरी की रात लाहौर में कत्ल किया गया और उधर चंद ही घंटों के बाद 19 फरवरी को तीफी बट इस्लामाबाद से ग्लासगो यानी बरतानिया फरार हो गया। लेकिन अमीर बालाज के कत्ल ने लाहौर को हिला कर रख दिया था। उसकी पॉजिटिव सोच की वजह से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अमीर बालाज की कैंपेन चली और मुतालबा किया गया कि तीफी बट को इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाया जाए। यहाँ एक बात यह भी बता दूं कि 2023 में 9 मई के वाक़े के बाद अमीर बालाज ने पीटीआई के बयानी को एंटी स्टेट करार देते हुए खैरबाद कह दिया था और दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए एक मुश्किल वक्त था कि दोनों जाने भी अपने लोग थे, लेकिन फैसला तो करना था और फिर फैसला अमीर बालाज के हक में हुआ। पंजाब हुकूमत के कहने पर पंजाब पुलिस ने तीफी बट का नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त में डाल दिया
और इंटरपोल के ज़रिए उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी और 2024 में ही तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का रेड नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन रेड नोटिस कोई वारंटी गिरफ्तारी नहीं होता कि मुलजिम जहां भी हो उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। ये मुल्कों की अपनी अपनी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में तीफी भट्ट के साथ जो हुआ वो इस बात का सबूत है कि कुदरत भी अब एक ही ख़ानदान की 3 नस्लों को मिटा देने वाली तीफी भट्ट को मज़ीद मोहलत नहीं देना चाहती थी। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी एक ड्रामाई गिरफ्तारी थी। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक शोबा ऐसा भी है जो बैरून मुल्क फरार हो जाने वाले मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुल्क वापस लाने के लिए कायम किया गया। ऐसे ही 2 इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी के एक डीएसपी खालिद बारिया को अक्टूबर के पहले हफ्ते में दुबई भेजा गया था। खालिद बारिया दुबई पहुंचे, दुबई पुलिस के साथ लाइनअप किया और पंजाब पुलिस और दुबई पुलिस ने मुश्तरका तौर पर दुबई में एक फ्लैट पर छापा मारा। मकसद उन दोनों इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी था जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से था। फ्लैट में पार्टी चल रही थी जहां उन दोनों मुलजिमान के अलावा कुछ और लोग भी थे और उनमें से ही एक था तीफी भट्ट, अमीर बलाच की 3 नस्लों का कातिल। डीएसपी खालिद बारिया ने तीफी भट्ट को पहचान लिया और दुबई पुलिस को बताया कि तीफी भट्ट भी एक मतलूब मुलजिम है और उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का रेड वारंट भी जारी हो चुका है, जिस पर दुबई पुलिस ने तीफी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तीफी भट्ट तो इंग्लैंड गया था, वो दुबई कैसे पहुंच गया? तो ये भी कुछ कम दिलचस्प कहानी नहीं है। तीफी भट्ट 19 फरवरी 2024 को ग्लासगो पहुंचा, लेकिन सितंबर 2025 में उसका इंग्लैंड का वीज़ा ख़त्म हो रहा था, जिस पर वो दुबई आ गया था ताकि यहाँ से अपना इंग्लैंड का वीज़ा रिन्यू करा सके। पाकिस्तान में सजाए मौत के कानून की वजह से पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुलजिमान की हवालगी का मुआहदा नहीं है। बरतानिया ऐसे ममालिक के साथ मुलजिमान की हवालगी का मुआहदा नहीं करता जहाँ सजाए मौत का कानून हो, और ये बात तीफी भट्ट को मालूम थी। इसीलिए वो ग्लासगो में इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन शोमई किस्मत कि उसे वीज़ा ख़त्म होने की वजह से इंग्लैंड से निकलना पड़ा। लेकिन दुबई से भी गिरफ्तार करके उसे पाकिस्तान ना भेजा जा सके, तीफी भट्ट ने इसका भी इलाज ढूंढ रखा था। ज़राए बताते हैं कि अरबपति तीफी भट्ट ने दुबई के एक बैंक से कर्जा ले रखा था और दुबई के कवानीन के मुताबिक ऐसे किसी भी शख्स को कर्जा अदा किए बगैर दुबई छोड़ने की इजाज़त नहीं होती, चाहे बेशक वो गिरफ्तारी की सूरत ही क्यों ना हो। ऐसे शख्स को उसी वक्त दुबई से ले जाया जा सकता है जब बैंक दुबई की अदालत को ये बता दे कि कर्जा अदा हो गया है, और तीफी भट्ट का कर्जा अदा कर दिया गया। बताने वाले बताते हैं कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के बाद इस कर्जे वाली कहानी ने उसकी पाकिस्तान मुंतकली में रखना डाल दिया था, लेकिन फिर भी कर्जा अदा हो गया और ये कर्जा अदा किया गया ट्रकांवाला फैमिली की जानिब से। कर्जे की अदायगी ने तीफी की पाकिस्तान मुंतकली को आसान बना दिया और फिर 10 अक्टूबर को सीसीडी की टीम तीफी भट्ट को लेकर दुबई से कराची पहुंच गई, जहां से उसे बाई रोड लाहौर ले जाने का प्लान था। तीफी भट्ट लाहौर तो पहुंचा, लेकिन एक लाश की सूरत में। पुलिस की कहानी के मुताबिक उसे बाई रोड लाहौर ले जाया जा रहा था कि रहीम यार खान पहुंचने पर संजरपुर बाईपास के करीब अचानक पीछे से 2 गाड़ियां आ गईं। उनमें से एक का रंग सफ़ेद और दूसरी का सियाह था। उनमें से सफ़ेद करोला कार ने हमारी गाड़ी का आगे आकर रास्ता ब्लॉक कर दिया और जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो दोनों गाड़ियों से 7 से 8 मुसल्ला अफराद उतरे और उन्होंने अपने साथी तीफी भट्ट को छुड़ाने के लिए हमारी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कहानी मुख्तसर करता हूँ। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान हथकड़ियों में जकड़े हुए तीफी भट्ट को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। रहीम यार खान के थाना कोट सब्जल में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ये वाक़या रात 3:50 पर पेश आया। पुलिस की कहानी आगे बढ़ती है एक दूसरी एफआईआर से, और ये एफआईआर दर्ज हुई है सीसीडी रहीम यार खान में। इस एफआईआर के मुताबिक 4:20 पर सीसीडी की टीम कच्चे के इलाके में एक स्पेशल मिशन से फारिग होकर वापस आ रही थी कि उन्हें यूनिक सिटी के करीब 2 कारें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आती दिखाई दी। उन्हें मशकूक जानकर रोड को अपनी गाड़ी से उन्होंने ब्लॉक कर दिया और रुकने का इशारा किया।
तो गाड़ियों से 7 से 8 मुसल्लह अफराद उतरे और उन्होंने सीसीडी पर फायरिंग कर दी। सीसीडी ने भी जवाबी फायरिंग की और फायरिंग का ये सिलसिला 20 से 25 मिनट जारी रहा। एफआईआर के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से मुलजिमान का एक साथी जख्मी होकर गिर पड़ा और बाकी साथी सफ़ेद करोला कार में बैठकर और पैदल फरार हो गए। जख्मी मुलजिम के पास से एक क्लाशनकोफ मिली और जब उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाने लगा तो वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। और इतना तो आप जानते ही हैं कि ये तीफी भट्ट था, पंजाब का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन, जो दुबई से गिरफ्तार करके लाया गया था और एक मुबैना पुलिस मुकाबले में पार लगा दिया गया। तीफी भट्ट अगर लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन था तो शुएब खान कराची का अंडरवर्ल्ड डॉन। दोनों के पुलिस समेत मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों में बेपनाह और हर लेवल पर ताल्लुकात थे। लेकिन हकीकत यह है कि तीफी भट्ट हो या शुएब खान, दोनों कस्टडी में मारे गए। शुएब खान 29 दिसंबर 2004 को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, यानी तीफी के अंडरवर्ल्ड के इलाके से, और ठीक 30 दिन बाद 28 जनवरी 2005 को शुएब खान कराची की सेंट्रल जेल में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। बुरे काम का बुरा अंजाम। अब इस कहानी में सिर्फ गोगी भट्ट बचा है, तीफी भट्ट का कज़न और क्राइम पार्टनर। अमीर बलाज कत्ल केस में गोगी भट्ट की जमानत अदालत में पेश न होने पर मंसूख कर दी गई है और वो मफरूर है। गोगी भट्ट इससे पहले भी कई बार मफरूरी काट चुका है और पंजाब पुलिस के ज़राए बताते हैं कि माजी में मफरूरी के ये दिन उसने सिंध के एक बासर वडेरे के पास गुजारे, जो सियासी तौर पर भी काफ़ी सरगर्म है। वो माजी में लाहौर से फरार होकर कराची आकर भी रह चुका है और ये दिन भी उसने एक सियासी शख्सियत के घर पर गुजारे थे। पंजाब पुलिस गोगी भट्ट की तलाश में है और यकीनन माजी के इन सारे कनेक्शंस पर भी काम हो रहा होगा। मैं आज तक जिन्ना भी सियासी बंदा देखा ना जो कोई बड़े कद दे, वो मैं अपने घर देखा। बेनज़ीर में उत्थे देखी, नवाज शरीफ साहब उत्थे देखे, शहबाज शरीफ साहब उत्थे देखे, इमरान खान एक दफ़ा आंदा है फूड स्ट्रीट उत्थे सानू मिलदा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए जब तक जुर्म बाकी है।